आवर टुडेज टॉपिक इज़ ऑयल ड्रिलिंग इन असम। हम लोगों ने सचिन पायलट के सारे केसेस ऑलरेडी डील कर ली है, लेकिन थोड़ा सा बाकी हम आज उसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। तो सचिन के एडवोकेट ने अपना ये कहा, अपने पक्ष में कहा, जैसे कि उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था क्योंकि उन्होंने विप जारी करने के बाद उसे अटेंड नहीं किया था। एक्चुअली विप वो होता है जब जब भी किसी भी पार्टी में मतलब वोटिंग होती है तो वो लोग विप जारी करते हैं, तो उसे अटेंड नहीं किया गया था तो उन्हें निकाल दिया गया। तो उसी में सचिन एडवोकेट का कहना है कि ये कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है निकालने का। तो उसके बाद जो स्पीकर थे, स्पीकर के एडवोकेट का कहना है कि आपने जो नोटिस दिया है सुप्रीम हाई कोर्ट को वो सही नहीं है, क्योंकि ये बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन आता है। इसमें जज करने वाली कोई बात नहीं है। इवन स्पीकर के जो एडवोकेट ने सारे केसेस को बताया, जैसे क्योतो होलोन का केस, उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सब कुछ रिजेक्ट कर दिया था तो ये भी रिजेक्ट ही होगा। मतलब उन्होंने अपना एक पक्ष रखा। आवर टुडेज टॉपिक इज अबाउट ऑयल ड्रिलिंग इन असम इन नेशनल पार्क। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो असम में ऑयल ड्रिलिंग से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ समय पहले हमने न्यूज़ में देखा था कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में बहुत ज़्यादा आग लग गया था। तो अभी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ने क्वेश्चन पूछा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से और असम के 3 एंटाइटी से, ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, तीनों से, ऑयल इंडिया लिमिटेड, असम स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड एंड असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से पूछा है कि जो नेशनल पार्क है दिब्रू सिखावा, उसके जस्ट बगल में 7 ऑयल वेल कैसे परमिट किया गया, मतलब खोदने का परमिशन कैसे दिया गया, उससे एक्सप्लेनेशन मांगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि 2010 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका काम ही है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। मतलब ये प्रोटेक्ट भी करेगा इन्वायरमेंट को, इवन कंजर्व भी करेगा, इसका काम ही है। इसीलिए जब इसने 7 वेल को खोदने वाली बात देखी तो उसने आसाम की गवर्नमेंट से, वहाँ पॉल्यूशन बोर्ड से और बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से क्वेश्चन पूछा कि आखिर कैसे इसको परमिशन मिला। तो इसके बाद सबसे पहले हम ब्लोआउट के कंडीशन से, असम के पहले वाले कंडीशन से देखना शुरू करते हैं। तो ये मई 27-20 से वहाँ पे ब्लोआउट का जो कंडीशन शुरू हुआ था, मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो वहाँ पे भागजान नाम का एक जगह है जो कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जो कि भागजान है वो प्योरली प्रोड्यूसिंग गैस वेल है। प्योरली प्रोड्यूसिंग गैस वेल मीन्स वहाँ से प्योर गैस नेचुरल गैस प्रोड्यूस होता है। तो वहाँ से ओआईएल, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड है, वहाँ से गैस को ड्रिल करती है। 2006 से ये ड्रिलिंग का काम चल रहा है, लेकिन 27 मई को 2020 को वहाँ पे ब्लोआउट शुरू हो गया, मतलब आग लगना शुरू हुआ और ये अप टू जून 9 तक ये आग लगती रही। तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वहाँ पे डॉल्फिन की भी डेथ हुई, वहाँ पे लोकल लोगों के आँख में बर्निंग, हेडेक, ईचिंग, सबकी प्रॉब्लम होने लगी। बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला गया, लगभग 2500 टू 3000 लोगों को वहाँ से हटाया गया। उसके बाद जो दिब्रू सिखावा जो नेशनल पार्क है वो सिर्फ 900 किलोमीटर दूर है इस डिस्ट्रिक्ट से। तो उसके बाद जो थोड़ा सा बात है हम लोग नेचुरल गैस है, क्योंकि नेचुरल गैस हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस सबसे पहले बात क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है, इससे पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र की मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में, अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है। मतलब नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग इसको मतलब घर में डोमेस्टिक वर्क के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए भी कभी कभी यूज़ करते हैं। तो ये डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए भी यूज़ होता है। मतलब ये नेचुरल गैस बहुत मतलब दूसरे दूसरे फ्यूल से ज़्यादा सेफ़ है। तो ब्लोआउट का रीज़न हम देखते हैं, उस वक्त ब्लोआउट का रीज़न क्या क्या था उस तरह से आग लगने का। एक्चुअली ब्लोआउट का रीज़न ये होता है, जैसे कि पूरा आपका वेल है वो एक इक्वल प्रेशर पे होता है, अगर कहीं पे भी प्रेशर में डिफरेंस आ जाए और उसको समय रहते ठीक नहीं किया तो वहाँ पे अचानक से आग लग जाता है और इसी चलते वहाँ पे ब्लोआउट हुआ। तो इसको बचाने के लिए वहाँ पे ब्लोआउट प्रिवेंशन एक मेजरमेंट के लिए भी लगाया जाता है। तो वो हमेशा आपकी वेल का कंडीशन चेक करते रहता है कि कहीं पे प्रेशर का इधर उधर तो नहीं हुआ है ना। दूसरा रीज़न हो सकता है लैक ऑफ अटेंशन, थर्ड रीज़न बैड मेंटेनेंस, फोर्थ रीज़न जो मैंने आपको बताया ब्लोआउट प्रिवेंटर, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो भी उससे दिक्कत हो सकता है, हमें सही तरह से प्रेशर का अनुमान नहीं लगेगा।
लेकिन अब एक और चीज़ है कि इसका आग, एक क्वेश्चन ये भी हमारे मन में उठता है कि आखिर वहाँ पे आग इतने दिन तक क्यों लगती रहे? उसे इतना रोकना टफ़ क्यों था? एक्चुअली ये साइज़ पे डिपेंड करता है, आपका रिज़र्वॉयर और मतलब प्रेशर उसका कैसा है, वो जो आग है उसका प्रेशर कैसा है, इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कभी-कभी क्या होता है कि ब्लोआउट जब भी होता है ना, तो वो पूरा पूरा वेल ही कोलैप्स कर जाता है, तो इसकी वजह से और भी दिक्कत हो जाती है। और हमें उसमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेप लेते हैं कि उसमें वाटर डालते रहते हैं ताकि फायर कैच ना करे। एक्चुअली वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो गैस है तो वो कहीं पे भी आग लग सकता है, कभी भी और कितना भी स्पीड से लग जाता है। तो इसीलिए इसको मतलब रोकना काफ़ी काफ़ी हार्ड हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे इतने दिन तक आग लगती रह गई। तो अब हम लोग थोड़ा-सा करंट टॉपिक पे चलते हैं। इस मैप में देखते हैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और डिब्रू सिर्फ 900 मीटर दूर है। तो मतलब ये काफ़ी नज़दीक है, और जो डिब्रू सिखाओ जो नेशनल पार्क है वो बर्ड्स के लिए फ़ेमस है। तो अब हम अपने करंट टॉपिक पे चलते हैं कि करंट में जो एनजीटी ने क्वेश्चन पूछा आसाम से कि आप लोगों को इतना सारा वेल का परमिशन कैसे मिला, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने दिया आंसर। उसने कहा हमने 2016 में ही परमिशन ले लिया था इसका, सातों कुआं खोदने का, और हम ईआरडी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ईआरडी टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। एक्चुअली हम थोड़ा से ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी थोड़ा मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं ड्रिलिंग के। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग मेथड। तो सबसे पहले वर्टिकल की आपका सीधे ही ड्रिलिंग होगा, हॉरिजॉन्टल में कि आपका हॉरिजॉन्टल सीधा होगा, फिर आपका हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और एक्सटेंडेड मतलब हो गया कि वो थोड़ा सा रेंज बढ़ जाएगा। रेंज मतलब आपका हो गया कि आप पहले 10 मीटर तक ड्रिलिंग कर रहे थे हॉरिजॉन्टल, हो सकता है आप 200 मीटर तक। तो ये हो गया एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसने सेकेंड पॉइंट ये बताया कि आरडी टेक्नोलॉजी को हम लोग हाइड्रोकार्बन सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो रिज़र्व एरिया है वहाँ से भी हम इससे ड्रिलिंग करके प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट उसने कहा कि जो इससे 4 किलोमीटर अप टू 4 किलोमीटर तक ड्रिलिंग कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे हैं और 4 किलोमीटर दूर तक के एरिया तक से आप ड्रिलिंग करके आप यहीं पे खड़े-खड़े आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। और उसने ये भी बताया सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो नेशनल पार्क है, जो डिमार्केटेड एरिया है जिसके अंदर आप नहीं जा सकते, उससे 1.5 किलोमीटर हम लोग दूर ही रहेंगे। मतलब वहीं तक में हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि हमने देखा कि कुछ फीचर्स जान लेते हैं एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि ये लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करता है, सबसे बड़ी बात। सेकेंड बात, ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ करता है? जस्ट लाइक आप वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं तो आपको वहीं का प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब सीधा-सीधी जो प्रोडक्ट। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आस-पास का सारा एरिया आपको कवर कर सकते हैं। थर्ड थिंग कि आपका जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगा, मतलब आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमने असम की ब्लोआउट से लेकर के करंट टॉपिक सारी ख़त्म कर ली है। आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू।